छोटे क्वेश्चन छोड़कर आई एम स्टार्टिंग विद द बिगर क्वेश्चन। मैं बिगर क्वेश्चंस के साथ शुरू कर रहा हूं बेटा। Once we have done the bigger questions, we'll come back to the smaller ones. All right. एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। It is not a big question, it is a mediocre question. The question is, what do you mean by colonialism? ये बेटा उस वक्त की बात है जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया पे रूल कर रहे थे, और इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने अप्रोक्सीमेटली 200 साल रूल किया। हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा देश आजाद हो रहा है और उस वक्त ये देखा जा रहा है कि इंडिया के क्या हालात हैं। ये कुछ ऐसा समझिए कि एक आदमी जो पिछले 10 साल से जेल में था, मैं कह रहा हूं सेल में था, आदमी की सेल कहां होती है, तो आदमी जेल में था 10 साल से, और 10 साल के बाद वो बाहर निकल रहा है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वो सेंट्रल जेल से बाहर निकल रहा है आदमी। क्या हालत होती है उसकी? पिक्चरों में तो कुछ नहीं दिखाते बेटा, जो एक्चुअल में हालात होती है ना जेल में, यू कांट इवन इमेजिन। बहुत बुरा हाल होता है। कभी मतलब प्रार्थना करना कि जेल के दर्शन ना हो, लेकिन जो आपकी हरकतें हैं मैं कह नहीं सकता कब वो दिन आ जाए। तो आप सोचिए कि 10 साल के बाद वो आदमी जेल से आ रहा है, क्या हालत होगी। एक देश जो 200 साल जेल में रहा, उसका क्या हाल होगा? उसका हाल फटीचर हो गया। उन लोगों ने हमारे देश को अपने देश की एक कॉलोनी माना, जैसे साउथ दिल्ली की एक कॉलोनी है जंगपुरा, ब्रिटेन की एक कॉलोनी हो गई इंडिया। उसको कॉलोनी बनाने वाला काम इज कॉल्ड एज कॉलोनियलिज्म। उन्होंने देश को कॉलोनी बनाकर छोड़ दिया, और जब आपके देश की कॉलोनी है तो रूल भी फिर आप ही के चलेंगे, सरकार भी आपकी चलेगी, लॉ भी आपका चलेगा, हमारा तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो हमारा कुछ नहीं चल रहा था, और हमारे जो लोग चलाते थे उनको बागी माना जाता था, उनको मार दिया जाता था या उनको जेल कर दिया जाता था। वो कहीं काला पानी की सजा और ये और वो सब उन बेचारों के साथ होता था जो कहीं रिबेल करते थे, बिकॉज दे मेड इट अ कॉलोनी। सो उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड एज कॉलोनियलिज्म। ऑलराइट, इसीलिए हम इसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ऑलराइट, तो आगे अब इसमें मैं एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है पहले लेने चाहिए वो लूंगा, फिर उसके बाद आई विल कम बैक टू अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन सारे ही करेंगे हम। ये किसने किया है बेटा? हाँ जी, आइए पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस चैप्टर में हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं। ये यहां पर क्वेश्चन है, अंडरस्कोर सम ऑफ इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कौन कौन से हमारे ना, क्वेश्चन इज अंडरस्कोर सम ऑफ इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे। ये कुछ ऐसा है कि 10 साल 20 साल 15 साल के बाद जेल से कोई बाहर आ रहा है। इमेजिन करिए, हमारा जसप्रीत जो है, जस्सी की शादी हुई,
जस्सी का एक बेटा हुआ और वो बेटा जो है अभी 1 साल का था और इसको 15 साल की जेल हो गई। अब 1 साल का था और 15 साल की जस्सी को जेल हो गई और 15 साल बाद जब ये आया तो लड़का 16 साल का है, जवान हो चुका है। क्या चैलेंज होगा जस्सी के सामने? जस्सी को नहीं पहचानेगा। मम्मी कंफर्म करे कि बेटा ये तेरे पापा हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे कि इन्हीं का नाम है, तो मानेगा उसका लड़का, नहीं तो जस्सी को पिता मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये चैलेंज है जस्सी के सामने। इमेजिन करो देश के सामने क्या चैलेंजेस होंगे। 200 साल हम लोगों ने अपने लिए डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचा। जिस देश ने हमको अपनी कॉलोनी बनाया था, उन्होंने इसको कॉलोनी की तरह ट्रीट किया और जो कुछ भी किया केवल अपने फायदे के लिए किया और कुछ नहीं। हाँ या नहीं? सोचिए, उन्होंने केवल और केवल अपने फायदे के लिए जो काम किया, तो हमारा देश तो रह गया ना पिछड़ा हुआ। तो हमारे सामने करंट चैलेंजेस क्या थे? एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड थ्रू इट्स मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मेन मुद्दा है इंडस्ट्री पैदा करनी थी, इंडस्ट्री थी नहीं देश में। जो इंडस्ट्री उन्होंने लगाई थी तो लगाई थी, हमारी अपनी कोई इंडस्ट्री थी भी नहीं। और उन्होंने यहां नहीं इंडस्ट्री लगाई, अभी आप आने वाले सवालों में पढ़ेंगे, उनका एक टू फोल्ड मोटिव था। वो टू फोल्ड मोटिव क्या था? वो हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे, इंडस्ट्री उनकी वहां थी, वहां से मैन्युफैक्चरिंग करके लाते थे और मैन्युफैक्चरिंग करके लाके फिर हमें यहां पर वो बना हुआ सामान बेचते थे। तो टू फोल्ड मोटिव क्या हुआ? वी बिकेम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वी बिकेम द बायर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमको उन्होंने दो तरह से मारा। तो हमारे यहां इंडस्ट्री कहां थी? वी डिड नॉट हैव एनी इंडस्ट्री। जो कुछ किया उन्होंने ही किया। रेलवे भी उन्हीं की बनाई हुई थी, जो बड़ी बिल्डिंग है उन्हीं की बनाई हुई थी। आज राष्ट्रपति भवन आप देखते हैं, उन्हीं का बनाया। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये उन्हीं का ही बनाएगा, हमारा नहीं बनाएगा, हमने नहीं बनाया था। तो यहां पर ये हमारे सामने चैलेंजेस थे कि पहला तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमारा कबाड़ा हुआ था, सड़कें, पानी की सुविधा, है ना। आज मैं आपको पानी की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर समझाता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप। एक उदाहरण सुनिए और उसको विजुअलाइज करिए, आप समझ जाएंगे कि देश के क्या हालात थे। आप लोग कभी नोएडा, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद इस तरफ कभी गए हो? आपने ज्यादा से ज्यादा वहां पर सोसाइटीज देखी हैं डेवलप हुई। आपको एक बात बताता हूं, उन सोसाइटीज के पीछे कभी जाएंगे, 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे, तो वहां आप देखेंगे कि खाली जमीन पड़ी है, खूब खाली जमीन, बहुत खाली जमीन है। क्योंकि ये तो गांव हुआ करता था। नोएडा वाज अ गांव, गुड़गांव वाज अ गांव, गुड़गांव वो तो था ही गांव, आज भी गांव है। वो खुली जमीन आपको मिलती है, आप ले लीजिए। आज आप जंगपुरा में, दिल्ली में 1000 गज की जगह लीजिए, 1000 गज, 1000 गज छोड़िए, जंगपुरा में आप 200 गज जगह लीजिए। मैं आपको बताता हूं कीमत कितनी है। जंगपुरा में 200 गज जगह है 12 करोड़ रुपए की। 200 गज का सिर्फ प्लॉट 12 करोड़ का। जिस जगह पे मैं आपको बता रहा हूं वहां पे ले लीजिए, वहां पे ये प्लॉट आपको नोएडा में, नोएडा बहुत दूर नहीं, जहां आप बहुत बड़े बड़े मकान देखते हैं उनके पीछे की बात कर रहा हूं, वहां पर ये अवेलेबल हो जाएगा आपको कुछ 30 लाख रुपए में। 200 गज का प्लॉट 12 करोड़, 200 गज का प्लॉट 30 लाख। ये मैं एक्चुअल पिक्चर्स बता रहा हूं आपको, एक्चुअल। नोएडा मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इस प्लॉट की तरफ पहुंचने में आपको 15 से 20 मिनट चल लगेंगे आश्रम से। आप उस जमीन के टुकड़े पर अपना घर बनाइए, एक सुंदर सा आशियाना बनाइए। आपने बनाया, सुंदर सा आशियाना बनाया, मैं कह रहा हूं उसके आसपास आपने पेड़ पेड़ भी लगा दिए,
लगा भर दिया आपने, सुंदर यहाँ गार्डन, छोटा सा स्विमिंग पूल, ओए होए होए। अब आपने सब बना लिया, आपने स्विमिंग पूल के लिए गड्ढा कर लिया, पानी देखा, पानी तो है ही नहीं। आपने अंदर वॉशरूम बना लिया, बढ़िया से नलके और बढ़िया से वो सारी चीजें, वॉश बेसिन वगैरह सब लगा लिया, और सुबह आप गए भी, सुबह इस काम के लिए आप जाते हैं, आप गए, लेकिन जाने के बाद आपको कागजी कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि पानी फिर नहीं था। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो आपको वहां पर कागजी कार्रवाई करनी पड़ी, और कागजी कार्रवाई के बाद प्रॉब्लम ये है कि जो आपने किया है डाउनलोड तो हो गया, लेकिन वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा क्योंकि पानी नहीं है और पाइप ही नहीं है, वो जाए कहां, गटर कहां है, देयर इज नो सीवेज। इस घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर आपको यहां पर सड़क के नाम की कोई चीज नहीं है। आपने कहा अच्छा यार यहां पे नेटवर्क नहीं आता, कोई लैंडलाइन लगा दो। एयरटेल वालों से कहा, एमटीएनएल वालों ने कहा, सबने हाथ खड़े कर दिए, सर इस एरिया में हमारी सर्विस नहीं है। अरे यार बैंक जाना था, बैंक में अपना पैसा तो जमा करते हैं, जंगल में रहते हैं, कोई उठा के ले गया, फिर आसपास बैंक ही नहीं है। अब बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल में भेजना है, स्कूल नहीं है। तो आप समझ रहे हैं यहां 12 करोड़ और यहां 30 लाख क्यों है? क्यों 12 करोड़ का सामान वहां 30 लाख में मिलता है ना? कुछ नहीं, देयर इज नथिंग अवेलेबल। इसकी यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हम 30 लाख वाली दशा में थे जब हमारा देश आजाद हुआ। जमीन तो हमारे पास बहुत थी, आज भी बहुत है, लेकिन उस जमीन को सिर में डालोगे। अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ डॉक्टर, फार्म हाउस लिया, बेहतरीन खुला फार्म हाउस मसूरी में, मसूरी से थोड़ा सा चले जाओ दूर, बढ़िया फार्म हाउस। रमन यार तू कभी जाना, ये चाबी ले जाना मुझसे, बस यार वहां पे थोड़ा सड़क कच्ची है, बस यार थोड़ा पानी साथ ले जाना, वहां पानी आता नहीं है, बस यार सिक्योरिटी का थोड़ा देख लेना, वहां आसपास थोड़ा जंगल है। अरे भाई तू भेज रहा है, डरा रहा है? तू वेकेशन के लिए भेज रहा है या क्या करने के लिए भेज रहा है मुझे? सो इफ यू डू नॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, यू आर नॉट एग्जिस्टिंग ब्रदर। आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो। बहुत डिफिकल्ट है। ये चीजें हम नहीं सोचते क्योंकि हम इनके साथ पैदा हुए हैं, और ये चीजें हमारे लिए बचपन से ही हमारे साथ रही हैं। सो वी आर नॉट, हमें इसके बिना, हमें यूज टू नहीं है हम इसके बिना रहने के। सो यहां पर हम जो है, in this case infrastructure was very very important. Then education of poverty, eradication of poverty and unemployment. गरीबी थी, बेरोजगारी थी। बेरोजगारी क्यों नहीं होगी? रोजगार कहां मिलता है यार? फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में, ऑफिसेज में, वो तो थे ही नहीं, तो फिर रोजगार कहां और फिर एम्प्लॉयमेंट कहां? इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल आज तक भी नहीं है। एक कोरोना ने हमें बता दिया कि हमारी दिल्ली में भी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, गांव तो छोड़ दो। आज कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। आई लॉस्ट 2 ऑफ माई रिलेटिव्स, उनको हॉस्पिटल नहीं मिला, दे कुड नॉट फाइंड हॉस्पिटल। क्यों? बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज है नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, ये हमारे सामने चैलेंजेस थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और क्या थे? एग्रीकल्चर तो था, लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं थी हमारे पास। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? कैन आई से शुगर मिल इज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री?
कह सकता हूं, ऑयल मिल कह सकता हूं। ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, अब एग्रीकल्चर हो रही है, खेती हो रही है। हमारे मारवा के खेत में चीनी उग रही है। चीनी उगती है? चीनी उगती है मारवा? नहीं सर, शुगर की। क्या हाँ, गन्ना उगता है। अब गन्ना उग रहा है लेकिन चीनी नहीं बन रही। उस गन्ने का क्या करें बेटा? उस गन्ने को यूज कर सकते हैं, पुलिस वालों को देंगे, वो डंडे की तरह यूज करेंगे। टीचर्स को देंगे, वो डंडे की तरह यूज करेंगे, और माँ बाप को भी पकड़ाएंगे आपके। क्या ये ठीक रहेगा सहज प्रीत? नहीं, ये ठीक नहीं है। तो शुगर केन हो गया, और शुगर केन से आगे जो बनना है वो तो हमारे पास है नहीं, तो हमारी वो इंडस्ट्री डेवलप होना वाज अनदर चैलेंज। सेल्फ रिलायंट, अपने पैरों पर खड़ा होना। हमें माँ बाप कहते हैं ना, बड़े हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और फिर जो करना है करना। और हम आगे से क्या जवाब देते हैं? देखो, अपने पैरों पे तो खड़ा हूं, आपके पैरों पे थोड़ा खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग ऑन माई ओन फीट, नॉट इवन कजन फीट, माई ओन फीट। तो अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, हमें किसी से कुछ भी लेना ना पड़े। हम सेल्फ रिलायंट नहीं है। जहां तक मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, आपने पिछले दिनों सुना कि हमने फ्रांस से, जापान से, थाईलैंड से ऑक्सीजन मांगी, उन्होंने ऑक्सीजन भेजी। चाइना ने हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे। अमेरिका ने हमें वैक्सीन के लिए हाँ करी, तो वैक्सीन बननी शुरू हुई फिर से। वैक्सीन का रॉ मटेरियल अमेरिका देता हमें। हम सेल्फ रिलायंट हैं, हम आज भी नहीं है। उस वक्त सोचिए क्या था। अभी तो ये कोरोना से दिख गया कि हम सेल्फ रिलायंट नहीं है, वरना ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके लिए हम बाहर फॉरेन पे डिपेंडेंट हैं, ज्यादातर चाइना पे। चाइना पे हम नहीं, पूरा का पूरा संसार। उस आदमी ने, कुछ उस देश ने इतना बढ़िया काम किया है, सराहनीय है, कि सारी के सारा वर्ल्ड डिपेंडेंट है बॉस। कोई भी ऐसा नहीं है जो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम अपने देश में बनाने जाते हैं, वो चीज 100 रुपए की बनती है, वो हमें 10-20 रुपए की दे देता है, हम खुश। यहां तक कि हमारे जब त्योहार आते हैं तो वो मूर्तियां भी वही बना के देता है, चाइनीज मूर्ति। हम गणेश जी बोलते हैं, वो एलिफेंट बोलता है, मगर वो बनाते हैं। हमारी दिवाली की लाइटें वो बनाते हैं। सो वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट। हम सेल्फ रिलायंट आज भी होना चाहते हैं। हर 5 ईयर प्लान में हम ये डालते हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है। गेटिंग इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं बेटा। What do you understand by drain of Indian wealth during colonial period? ड्रेन किसको कहते हैं बेटा? नाली को। जो घरों के बाहर नालियां होती हैं उसे ड्रेन कहते हैं। ड्रेन मतलब हमारा इंडियन वेल्थ क्यों नाली में बह गया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड? ऐसा क्या हुआ? The drain of Indian wealth during colonial period. The drain of Indian wealth during colonial period means using export surplus as payment for expenses incurred by an office set up by colonial government in Britain, expenses on war bought by the British government, and import of invisible items. हमारे देश का माल बेचा, एक्सपोर्ट करा, कमाया, और वो कमा कर जितना पैसा था खुद पे खर्च लिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी कौन सी इंडस्ट्री थी जिसके खिलाफ था ब्रिटिश? ब्रिटिशर्स हमारी कौन सी इंडस्ट्री से इतना नाराज थे, इतना परेशान थे? वो थी हमारी एकमात्र इंडस्ट्री जिसका नाम था, आप में से कोई गेसेस? हैंडीक्राफ्ट। सर टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट। Handicraft was the most important industry we were surviving upon. Even till date, आज की डेट में आप अमेरिका जाइए, आप सिंगापुर जाइए, आपको राजस्थानी चदरें, राजस्थानी आपको वो बेडशीट्स और वो जो रजाइयां, वो सब मिलेंगी।
आप बाहर जाइए, आपको कश्मीरी कारपेट, कश्मीरी शॉल्स, ये सब मिलेंगे। कैरलाइट्स की वो जो कैन की बुनी हुई कुर्सियां, ये हैंडीक्राफ्ट है। हाथ के मामले में हम बहुत अच्छे हैं, मशीनों के मामले में थोड़ा हमारा हाथ तंग है, मगर हाथ के मामले में हमारा हाथ तंग नहीं है, हमारा हाथ बहुत काम करता है। हाँ या नहीं? वी आर वेरी गुड एट हैंडीक्राफ्ट। और इससे वो परेशान थे। क्यों परेशान थे भाई? यार आपके सामने आपका कैदी डेवलप हो रहा है, आप होने देंगे? जहां वो डेवलप हो गया वो छूट जाएगा, वो पंछी निकल गया आपके हाथ से, आप होने ही नहीं देंगे, आप उसको डेवलप होने ही नहीं देंगे। यू वुड नॉट लाइक कि आपका कैदी जो है वो आपके सामने डेवलप हो जाए, यू वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ना होने देंगे। सो इंडिपेंडेंस के टाइम पर उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमारी इंडस्ट्रीज की धज्जियां उड़ाई। कैसे और क्यों? The primary motive of colonial government behind the policy of systematically deindustrializing India was twofold. Intention was first to reduce India to the status of mere exporter of what? Raw material. वो चाहते थे आप कुछ खुद मत बनाओ, आप सिर्फ उगाओ और हमें दे दो। आप कपास उगाओ, कॉटन, आप गन्ना उगाओ, जूट उगाओ, सिल्क उगाओ और हमें दे दो। वो आए यहां किस लिए थे? वो मसाले लेने आए थे और मसाला बना दिया पूरे देश का। सोचो, मसाले लेने आए थे, काली मिर्च, लाल मिर्च, और हमें कोई कूट के ना हमारा मसाला बना दिया, पाउडर बना दिया हमारा। भाई गॉड, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द वन हु केम फॉर दीज स्पाइसेस। केरला वेरला यहां सब आए थे वो, और वो पता नहीं क्या उनको नजर आया, पेल दिया, इंडिया को ही पेल दिया भाई। डिवाइड एंड रूल। Then to turn India into market of finished product, वो deindustrialization क्यों कर रहे थे? कि यहां से रॉ मटेरियल जाए वहां, हम अपना रॉ मटेरियल खुद यूज ना करें, और वहां से वो जो बना के लाए वो हम खरीदें। भाई अगर हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो गई तो हम उनका सामान क्यों खरीदने वाले? फिर तो हम उनका सामान नहीं खरीदेंगे। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे कारण था कि उन्होंने हमको एक्सपोर्टर बनाना था रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बनाना था किसका? फिनिश्ड गुड्स का। तो वो हमारी इंडस्ट्री डेवलप क्यों होने देंगे? सो दे डी इंडस्ट्रियलाइज्ड अस। उन्होंने हमारी इंडस्ट्री की बैंड बजाई, उन्होंने करने नहीं दिया हमें काम, कई तरीकों से। अच्छा, अगर आप कर रहे हैं ऐसा काम तो वो आपको डिमोटिवेट करते थे कि आपका ये सामान नहीं बिकेगा, आप ये बनाओ तो बिकेगा। वो क्यों बिकेगा? क्योंकि वो ब्रिटेन जाएगा। अब ब्रिटेन जाएगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। अब मेरे जैसा गरीब आदमी सोचता है यार छोड़ यार, कुर्सियां क्या बुननी है, चलो ऐसा काम करते हैं जो इनको रॉ मटेरियल की तरह यूज हो जाए, क्योंकि यही सबसे बड़े खरीदार हैं। उन्होंने कर दिया डी इंडस्ट्रियलाइज। जहां प्यार से बात मान ली, नहीं तो जबरदस्ती करी हमसे, और हमारी इंडस्ट्रीज की उन्होंने बैंड बजाई। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर ruined under the British rule. Do you agree with this view? Yes. Give reason. Same answer है, same question है with a different kind of question. All right. ये इस पे आते हैं, कुछ पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इस पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को पहले करते हैं। गिव दी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। कितने अच्छे हैं ना हम लोग, कितने अच्छे हैं ना हम, इसमें भी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान कोरोना में पॉजिटिविटी दिख रहा है यार। इमेजिन, कोई अभी, हाँ, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल साहब, उन्होंने बोला कोरोना में भी पॉजिटिव है, देखो तो सही। परसों बोला उन्होंने, भाई साहब ने परसों तरसों, कोरोना ने भी पॉजिटिविटी दिखाई, आप देखने वाली नजर लाइए। वो कहां से लाए भाई, कहां से लाए? देखिए ऑनलाइन भी अब बच्चे पढ़ने लगे। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब? कौन पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है, कहां पढ़ाइयां हो रही हैं? ये तो बेटा आप पब्लिक स्कूल के अच्छे स्कूलों के बच्चे हैं, अच्छे घरों से हैं, आपके पास अच्छी सुविधाएं हैं, जो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, मैं आप तक बात पहुंचा पा रहा हूं। जो गरीब स्कूलों के गरीब बच्चे हैं, एक बच्चा भी पढ़ नहीं रहा पिछले 1.5 साल से, एक बच्चा भी।
कौन सी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं भाई साहब आप? पॉजिटिविटी की बात करिए मगर देश को देख कर करिए। वी आर अ गरीब देश। उस बेचारे रिक्शे वाले का बच्चा कहां से पढ़ रहा है भाई? कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ा रहा है? ही इज नॉट स्टडिंग। ऑनलाइन कर लो डेवलप। नहीं, बात नहीं बनने वाली। सो पॉजिटिव, लेकिन हमारा देश इतना अच्छा है। हमने ब्रिटिशर्स की भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन निकाल दी। बताओ, उन्होंने भी कुछ पॉजिटिव किया था हमारे देश के लिए। क्या किया था? सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो था रेलवेज। अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो हम रेलवेज डेवलप नहीं कर पाते। रेलवेज डेवलप करना इज अ बिग डील। मैं आपको बता दूं, रेलवेज डेवलप करना इज सीरियसली अ बिग डील। बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने हमारे लिए कर दिया। और क्या किया? सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन प्रोडक्शन। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन सेल्फ सफिशिएंसी। जब उन्होंने कमर्शलाइज, देखो ये कमर्शलाइजेशन का मतलब समझाता हूं। जब अंग्रेज नहीं आए थे ना इंडिया में, हम खुद बनाते थे और खा लेते थे। राजा लोग होते थे, राजा लोगों के पास कुछ अनाज चला जाता था और कुछ हम खा लेते थे, कुछ उनको लगान दे देते थे। बस ऐसे चल रहा था देश। और बार्टर सिस्टम पे चल रहा था देश मेजरली। बार्टर नहीं तो सोना और होना, मतलब कुछ गिन्निया विन्निया आ गई तो दैट वाज द केस। कमर्शियलाइजेशन इन्होंने किया, इन्होंने बिकवाना शुरू किया। अच्छा यार तुम गन्ना उगाओ, हम इतने पैसे देंगे तुम्हें। लोगों को ये पता ही नहीं था कि यार गन्ना देकर पैसा भी मिलता है। अरे कपास उगाओ, पैसा मिलता है यार। तो कमर्शियलाइजेशन हो गई एग्रीकल्चर की। और जब कमर्शियलाइजेशन हुई भाई, जब फायदा मिलने लगा, जब लोगों ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया कि यार इस तरह से खेती करेंगे ज्यादा खेती होगी, इस तरह के एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन होगी, कम टाइम में होगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी की होगी, हम हो गए सेल्फ सफिशिएंट। हमने एग्रीकल्चर में कुछ तरीके डेवलप कर लिए जिसमें हम डेवलप हो गए और बढ़िया हो गया। अभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, लेकिन आप ये बात ध्यान रख लेना, आज भी हमारे पास खेती की वो टेक्निक्स नहीं है जो फॉरेनर्स यूज करते हैं। आपको मालूम है, हमारे वहां जब फॉरेन में, अगर आप कहीं कनाडा के या ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े फार्म्स देखो, कहीं यहाँ के सरदार जी गए हुए वहां ऑस्ट्रेलिया ना, काजू उगाते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो काजू के खेत हैं, उनके खेत एकड़ों में, हेक्टेयर्स में खेत हैं। मालूम है खेती कैसे करते हैं? ये खेती है और उनकी एक कॉलोनी है, फार्मर्स की कॉलोनी है, और फार्मर्स की कॉलोनी के सामने ये एक रनवे बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रनवे। यहां से हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज उड़ के ये इन खेतों में, जो हवाई जहाज है वो पानी डालता है, और पानी डालने के साथ साथ और यहाँ पर पेस्टिसाइड्स डालता है। ये होता है वहां पर, ये सच में होता है, क्योंकि खेतों का साइज बहुत है। और हमारे यहाँ, चलो पहले तो हवाई जहाज के लिए रनवे नहीं है। गांव में अगर हम चले जाएं तो सड़कें नहीं है बेचारों के पास, तो रनवे कहां से आ गया? चलो रनवे बना लिया किसी तरह से, हवाई जहाज नहीं है। चलो हवाई जहाज की भी कहीं से सेटिंग कर ली, अब हवाई जहाज से उड़े और पानी डालने लगे। हमारे खेत इतने बड़े हैं कि पानी डालने लगे, अपने खेत की जगह दूसरे खेत में डल रहा है पानी। खेत ही नहीं है, खेत का साइज जरा सा है, तो कहां से हम पानी डालें बताओ? पड़ोसी के उसमें पानी डाल रहे हैं, पता चला हमारा हवाई जहाज उड़ा, दूसरे गांव में बारिश आ गई, वो पानी उसने हमारे खेत में डालना था, वो चला गया दूसरे गांव में। So we are still not self-sufficient, but yes, to write a point, yes, we have become self-sufficient because कमर्शलाइजेशन हुई थी। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें सबसे बड़ा हमारा रेलवेज जो है वो ब्रिटिशर्स ने पैदा किया। इन्होंने रोड्स भी बनाई थी, बनाई अपने लिए थी। ये रोड्स क्यों बनाई थी और रेलवेज क्यों बनाया था? ये चाहते थे कि हमारी जो रोड्स हैं, इनकी मिलिट्री इधर से उधर जानी है तो उनको रोड चाहिए। इन्होंने हमारे से रॉ मटेरियल लेना और पोर्ट तक पहुंचाना है। जहां से समुद्री जहाज जो है ब्रिटेन जाते थे, वहां तक अब गन्ना ले जाना है, कपास ले जाना है, कैसे जाएगा? तो इन्होंने सड़कें बनाई। इन्होंने सड़कें हमारे लिए नहीं बनाई, अपने ही काम के लिए बनाई थी। सड़कें और रेलवेज ये इन्होंने अपने काम के लिए बनाई थी। कई ऐसे उसमें वैगन्स होते थे रेलवेज में जो सिर्फ इंडियंस के लिए होते थे, बाकी में ब्रिटिशर्स बैठ सकते हैं। तो देयर वाज ऑलवेज अ डिफरेंशिएशन। आप किसी हिली एरिया में जाइए, वहां पर दो मॉल रोड आपको मिलेंगे, एक मॉल रोड ऊपर और एक मॉल रोड नीचे। ऊपर ब्रिटिशर्स चलते थे और नीचे वाले में इंडियंस अलाउड थे। सो ये उन्होंने किया, हमेशा डिफरेंशिएशन किया, रेशलिज्म हमेशा था,
ये उन्होंने डेवलपमेंट भी की तो अपने लिए करी, हमारे लिए नहीं करी, बट दे डिड इट। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्होंने रेलवेज और रोड्स ये डेवलप किए। डू यू गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट इज चेक ऑन फेमाइंस। फेमाइंस जो हमारे आते हैं और अचानक से पूरे पूरे खेत खराब कर देते हैं। हमें पहले तो फेमाइंस के बारे में पता ही नहीं चलता था, लेकिन इन्होंने हमें फेमाइंस की खासियत और फेमाइंस की सीरियसनेस समझाना शुरू किया और हमने समझना शुरू किया और हम अपने अपने खेतों को और हमने अपनी प्रोडक्शन को बचाना शुरू किया। ठीक है। देन शिफ्ट मॉनेटरी इकोनॉमी, शिफ्ट ऑन मॉनेटरी इकोनॉमी, जहां हम बार्टर सिस्टम पे चलते थे, हम दाल देकर चावल लेते थे, है ना, अपने घर का कुत्ता देकर दूसरे की बकरी लेते थे। तो वो बार्टर सिस्टम से हम आ गए किस पे? हम आ गए मॉनेटरी इकोनॉमी पे, क्योंकि कमर्शलाइजेशन शुरू हो चुका था, तो हम मॉनेटरी इकोनॉमी में आ गए। दैट्स अनदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर ब्रिटिशर्स से पहले नहीं था बेटा। ब्रिटिशर्स ने लॉ, यहां लॉ एंड ऑर्डर क्या था? राजा का लॉ था बस। राजा, कोई गवर्नमेंट थोड़ा थी हमारे पास, वो तो राजा होते थे, हर शहर का कोई राजा है और वो अपना राज्य जो चला रहा है उसी के रूल चल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ होता ही नहीं था। ये तो गवर्नमेंट बनाना इन्होंने सिखाया है। हमारा जो संविधान है, डू यू नो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने पूरा ब्रिटेन का कॉपी करा हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी वजह से आप 26 जनवरी बनाकर वो झांकियां निकालते हो, वो हमारा नहीं बनाया हुआ। हमारे मैक्सिमम लॉ ब्रिटेन से मिलते हैं। लंदन जाइए और हमारे यहाँ के लॉ मैक्सिमम सेम है, मैक्सिमम लॉ सेम है। हमने तो कॉपी कर डाले। हमें मालूम थोड़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलता है, हमें नहीं मालूम था कि देश चलता कैसे, हमें नहीं मालूम था कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। ये तो इन्होंने हमें सिखा दिया, हम सीख गए। तो ये पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ब्रिटिशर्स के। क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ब्रिटिशर्स के बेटा? एक बारी फिर से देखेंगे ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सेल्फ सफिशिएंसी, क्योंकि कमर्शलाइजेशन सिखाया उन्होंने। बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने रोड्स और रेलवेज हमारे लिए बनाई। हमारे लिए नहीं बनाई अपने लिए, लेकिन हमारे काम आ गई। चेक ऑन फेमाइंस, फेमाइंस जो हम नहीं चेक करते थे और हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी, वो उन्होंने हमें सिखाया। मॉनेटरी इकोनॉमी पे हम शिफ्ट हुए क्योंकि पैसा वो ले आए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स उन्होंने लिए, सेटअप सॉरी, कि जिससे हम लॉ एंड ऑर्डर को चलाना सीख गए। यस अभिनव, गो ऑन। सर, इसमें एक कंट्रीब्यूशन टूरिज्म की हो सकती है। हिल स्टेशंस इंडिया में जितने भी हैं वो सारे ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे। जैसे कोई भी आप हिल स्टेशन ले लो, शिमला या डलहौजी, सारे तो डेवलपमेंट। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो टूरिज्म मेन होता है वो आज भी उन इमारतों का होता है हिंदुस्तान में जो राजाओं ने बनाई थी, और आज भी बाहर से लोग देखने उसी को आते हैं। ताजमहल जाना है, लाल किला देखना है, हुमायूं टॉम देखना है, खनखना टॉम देखना है, या किसी भी शहर में जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसको देखने लोग ज्यादा जाते हैं। तो हम ये टूरिज्म वाला पॉइंट ना छेड़े, क्योंकि वो तो हम घूमने जाते हैं भाई। नैनीताल चले गए, और ऐसे भी कई हिल स्टेशन है जो इन्होंने नहीं बनाए, हम वहां भी जा ही रहे हैं अब तो। यस सर, है ना। तो बट यस, मगर इसको पॉइंट बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यार। ठीक है, इज दैट ओके? तो अब हम आगे आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं बेटा? जब आप एक एप्लीकेशन भरते हैं तो उसमें वो ऑक्यूपेशन पूछते हैं, तो आप स्टूडेंट लिखते हैं। तो ऑक्यूपेशन के आप काम क्या करते हैं, आप जीविका किससे कमाते हैं? तो 3 सेक्टर से जीविका कमाई जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी यानी कि खेती, सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी में सर्विसेज, जिसमें कि आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस और ये और वो सारी आती है। तो occupational sector refers to the distribution of working force across different industries and sectors. During colonial period, the occupational structure of India showed a little sign of change. Change कैसे हुआ? Predominance of primary occupation, primary sector की occupation, the agriculture sector accounting for the largest share of workforce with approximately 75%. The manufacturing and service sector only 25%. हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन जो हमारा ऑक्यूपेशन था वो प्राइमरी सेक्टर था। हमारी खेती में 75% लोग ऑक्यूपाइड थे। ठीक है। देन रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन यानी कि हर रीजन में, हर एरिया में भी ये वेरिएशन था। वो वेरिएशन क्या था? द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल witnessed a decline in dependence on workforce on the agriculture sector with a commensurate increase in the manufacturing. ये जो साउथ इंडिया है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने देखा ब्रिटिशर्स के ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड के ड्यूरिंग कि इन लोगों ने खेती छोड़ी और किस तरफ ज्यादा बढ़े,
सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर की तरफ. However, during the same time there has been an increase in the share of workforce in agriculture in state of Odisha, Rajasthan and Punjab. आज भी यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया. हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ज्यादा होता है. तो दैट्स अ रीजनल वेरिएशन व्हिच वी हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. तो ये एक छोटी सी बात है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के लिए. आई होप इट इज ओके, अंडरस्टूड.